हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 धातु एवं अधातु का दूसरा भाग। अगर आपने अभी तक भाग 1 को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भाग 1 को देख सकते हैं। भाग 1 में हमने देखा था कि धातुएं किस प्रकार अम्लों, ऑक्सीजन, जल आदि से क्रिया करती हैं। आज हम देखेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे क्रिया करते हैं। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित करती हैं। क्लास 9th में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होंगे। वहाँ पर हमने जाना था कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि संयोजकता कोश क्या होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसके K, L, M कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा M कक्षा में। अब क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस प्रकार हम कहेंगे कि यदि यह अपने M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसकी जो बाह्यतम कोश होगा वो L कोश हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसमें स्थायी अष्टक है, हम ये कहेंगे। अब क्योंकि सोडियम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या तो है 11, लेकिन इसने अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसके पास बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इस प्रकार इसमें धनावेशित कणों यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, या हम कहें कि इसमें 1 प्रोटॉन की अधिकता है, इसलिए सोडियम धनावेशित आयन बन जाएगा और इसके पास इसके ऊपर कितना धनावेश आ जाएगा, 1। और इसे इस प्रकार हम लिखेंगे, यानी धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनायन बनाती हैं। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अधातु का, क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसकी कक्षाओं में विन्यासित करेंगे तो हम पाते हैं कि पहली कक्षा में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बचे 15 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे L कक्षा में। अब 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे जो जाएंगे M कक्षा में। अब क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा M है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन अगर प्लस होगा तो ये स्थायी अष्टक बन जाएगा। अब क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन और लेने से स्थायी अष्टक बनाने के क्रम में अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहे, 17। तो इस प्रकार इसमें 1 ऋणावेश की अधिकता हो गई, इसलिए ये बनाएगा आयन Cl-। इस प्रकार जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और बनाती हैं ऋणायन। यहाँ पर धनायन नहीं, ऋणायन होना चाहिए। अब देखते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। धातु और अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का बनना। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अभी हमने बात की कि सोडियम के पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह अपने बाह्यतम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बनाता है धनायन
यानी Na+, और एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है। तब Na+ के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा 2 8, और एक ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। क्लोरीन परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बनाता है ऋणायन Cl-, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8। यानी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम की बाह्यतम कक्षा में M कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ये है, और क्लोरीन परमाणु के पास बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उन्हें मान लीजिए हम इस क्रॉस सिंबल से दर्शा रहे हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। यदि सोडियम परमाणु ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका भी अष्टक L कक्षा वाला 8 हो जाएगा। इस तरह से NaCl एक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर सोडियम पर एक धनावेश है और क्लोरीन पर एक ऋणावेश आ गया। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से कम हो गया तो ये धनावेशित हो गया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर आ गया तो ये ऋणावेशित हो गया। आइए अब जान लेते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था कि ये किस प्रकार के दिखते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं किंतु कठोर होते हैं, और इसके साथ साथ ये प्रकृति में भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ है कि ये आसानी से टूट सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गलता है उसे कहते हैं गलनांक, और क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं। यदि बात करें घुलनशीलता की, तो आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। यदि बात करें विद्युत चालकता की, तो आयनिक यौगिक अपने गलित या द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, और यदि ये ठोस अवस्था में आ जाएं तो ये विद्युत का चालन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो धातुएं हैं हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होती हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होती हैं। आइए इससे संबंधित कुछ टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से यौगिक या तत्व निकाले जाते हैं, जिनकी खुदाई होती है, जिन्हें खान से निकाला जाता है, इन्हें हम कहते हैं खनिज। खनिज का अर्थ ही है कि खनन से निकाला जाना, यानी भूगर्भ से निकाला जाना। कुछ खनिजों में विशेष धातु अधिक मात्रा में और सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। यानी कि बहुत सारे खनिज हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी से, लेकिन कुछ में से ही हम किसी विशेष धातु को ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे अयस्क। गैंग। पृथ्वी से जो अयस्क प्राप्त किए जाते हैं या जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होते, उनमें मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग। आइए देखते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। धातुओं की प्राप्ति को हम इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण। दरअसल जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं गैंग। सबसे पहले चरण में प्राप्त अयस्क में से इस अशुद्धि को दूर किया जाता है। दूसरा स्टेप है धातुओं का निष्कर्षण। जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ है उसमें से धातुओं को एक्सट्रैक्ट करना, और सबसे अंतिम और तीसरा स्टेप है धातुओं का परिष्करण। भाई जो धातुओं के निष्कर्षण से प्राप्त धातु होती है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं धातुओं का परिष्करण। पहला स्टेप जैसे कि हमने पढ़ा
अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्क से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ यानी गैंग को हटाना ही अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाते हैं। यदि अयस्क में ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो जैसे धूल मिट्टी जिसे धोकर अलग किया जा सकता है, तो अयस्क को पानी की ज़्यादा मात्रा के साथ धोया जाता है। यदि अयस्क में ऐसी अशुद्धियाँ हैं जिनको छानकर दूर किया जा सकता है, तब अयस्क को छाना जाता है। अगर अयस्क में लौह प्रकार की अशुद्धियाँ हों यानी कोई लौह तत्व हो, तो अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रकार सांद्रण की अनेक विधियाँ हैं, यानी अयस्क या जो गैंग है उसके गुणधर्म कैसे हैं, उसका प्रकार कैसा है, उसके आधार पर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब जानेंगे दूसरा स्टेप यानी कि धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण जानने से पहले आपको याद करा देते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। ये सक्रियता श्रेणी है, इसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ऊपर सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व, मध्य में मध्यम क्रियाशील तत्व और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। यदि बात करें सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की, तो इनके ऑक्साइड्स को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को पहले उनके ऑक्साइड्स में बदला जाता है और फिर उनका अपचयन करके धातु का शोधन किया जाता है, जबकि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुओं का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इस चित्र में विभिन्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को विभिन्न रूप से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है, ये दर्शाया गया है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु में प्राप्त किया जाता है। मध्यम क्रियाशील धातुओं में सामान्यतः कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क होते हैं। यदि कार्बोनेट अयस्क होता है तो उनका निस्तापन किया जाता है पहले, फिर उन्हें धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। यदि वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं तो उनको भर्जन से गुजारा जाता है और उनको धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग किया जाता है, यानी उनका अपचयन किया जाता है और उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। निम्न क्रियाशील धातुओं में सामान्यतः सल्फाइड अयस्क होते हैं। उन्हें पहले भर्जन अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर अपचयन करके उनका परिष्करण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के बारे में एक बात और जान लेनी आवश्यक है कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी आदि, ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं, यानी ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाई जाती हैं। जबकि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो अन्य तत्वों या अन्य यौगिकों से क्रिया करके संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण यानी कि जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सिनाबार जो है वो मरकरी का एक अयस्क है। अब क्योंकि ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है तो पहले इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है और उसके बाद उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग कर दी जाती है और मरकरी प्राप्त होती है। आइए समझते हैं कैसे। मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी सिनाबार HCl 2HGS की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है। इसको गर्म किया जाता है, यहाँ पर इसको ताप दिया जाता है तो 3O2 के साथ यह मिलके बनाता है 2HGO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ में 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। अब इस प्राप्त मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और गर्म करने पर और अधिक ताप देने पर ये मरकरी में अलग हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, या हम कह सकते हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मरकरी में अपचयन हो जाता है। इस प्रकार सक्रियता श्रेणी में निचले क्रम पर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं हैं
आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त की जाती हैं। इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में उनको उनके ऑक्साइड से अलग करना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए पहले धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। यदि अयस्क सल्फाइड हो तो उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाता है। ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। यदि धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त हो तो वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर, या हम कह सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में उस कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। एग्जाम्पल है, जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में बदलता है और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रकार सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को हम ऑक्साइड्स में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त धातु ऑक्साइड का आगे अपचयन किया जाता है। अपचयन करने के लिए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि अपचायकों का उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपचायक क्या हैं? भाई, अपचायक ऐसे पदार्थ हैं जो किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण यानी उपचयन की प्रक्रिया को हम चैप्टर 1 में भी समझ चुके हैं। आप एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट में क्लिक करके भी चैप्टर 1 को दोबारा से समझ सकते हैं। भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया के पश्चात जो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, अब हम कार्बन की सहायता से उसका अपचयन करेंगे। समीकरण है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म करने पर यानी इसको ताप देने पर क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और जिंक प्राप्त होगा। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा हम विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अपचायक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है, इसीलिए इनके ऑक्साइडों का अपचयन करके हम इन्हें धातुओं में नहीं बदल सकते। इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं को उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती हैं। निष्कर्षण के पश्चात प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इनमें अपद्रव्य अभी भी होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कई धातुओं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि का परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में लेते हैं। जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड होता है वो मोटा होता है और शुद्ध धातु की परत वाला जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वो पतला लिया जाता है। जैसे ही धातु के लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड में निक्षेपित हो जाती है।
विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, जबकि जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड की तली पर एनोड पंख के रूप में या इम्प्योरिटीज़ के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ पर आप एनोड पंख को साफ देख सकते हैं। इस प्रकार शुद्ध धातु कैथोड के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने धातुओं की प्राप्ति को सांद्रण से लेकर परिष्करण तक के प्रक्रम को भलीभांति समझा। अब जानते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण को हम चैप्टर 1 में भी समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब धातुएं आर्द्रता, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं तो संक्षारित हो जाती हैं। अगर हम खुली वायु में चांदी को कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो वो काली पड़ जाएगी। दरअसल चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इसीलिए उस पर काली परत चढ़ जाती है। तांबा वायु के संपर्क में आने पर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबा वायु में उपस्थित नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरे रंग की जो चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत आ जाती है। यह परत कॉपर कार्बोनेट होती है। इसी प्रकार लंबे समय तक जब नम वायु में लोहे को रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। हम धातुओं की संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम धातु पर पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, या फिर यशत लेपन से, क्रोमियम लेपन से, या फिर मिश्र धातु बनाकर। अब जानते हैं कि यशत लेपन क्या होता है। जब लोहे या स्टील यानी इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो इस विधि को हम कहते हैं यशत लेपन। इसी प्रकार जब धातु पर क्रोमियम का लेप लगा दिया जाता है तो उसकी बाह्य परत की सुरक्षा हो जाती है संक्षारण से। आइए अब जानते हैं कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु को तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलाया जाता है और फिर उसके पश्चात जो भी तत्व या धातु या अधातु हमें इसमें मिलानी है उनको निश्चित अनुपात में इस मिश्रण में मिलाया जाता है। फिर उसे कमरे के ताप पर ठंडा करके मिश्र धातु प्राप्त होती है। फिर इस मिश्रण से हम इच्छानुसार धातुएं, आभूषण आदि बना सकते हैं। मिश्र धातु को बनाने से धातुओं के गुणधर्म बेहतर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा जो है वो सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि लोहा अत्यंत नर्म होता है अपनी शुद्ध अवस्था में और गर्म करने पर ये आसानी से खिंच जाता है। इसलिए जब इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता है तो ये कठोर और प्रबल हो जाता है। इसी तरह से जब लोहे के साथ निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं तो एक नई धातु प्राप्त होती है जिसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये कठोर होती है, इसमें जंग भी नहीं लगता और जो बर्तन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के और खाना खाने के, वो सभी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। यानी यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो इसके गुणधर्म बदल जाएंगे। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ये काफ़ी नर्म होता है, इसलिए इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण बनाने के लिए इसको कठोर बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें आभूषण बनाने के लिए इसको कठोर बनाना ज़रूरी होता है। इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती हैं। यानी जो आभूषण सोने या चांदी के हम पहनते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं। अब देखते हैं एमलगम क्या है। यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु पारा हो तो वो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे अमलगम। मिश्र धातुएं शुद्ध धातु की अपेक्षा कम गलनांक वाली होती हैं और इनकी विद्युत चालकता भी कम होती है। मिश्र धातुओं के और उदाहरण देख सकते हैं। पीतल, इसमें कॉपर और जिंक होता है। कांसा, ये कॉपर और टिन की बनी होती है।
और सोल्डर एक मिश्र धातु है जो लेड और टिन की बनी होती है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। ये है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ। ये लगभग 1600 साल पुराना है और आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा। इसमें 98% तक शुद्ध लोहा और 2% अन्य धातुएं हैं। 1600 वर्ष पुराने इस लौह स्तंभ का अध्ययन करने के लिए अन्य देशों से भी वैज्ञानिक आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय के प्राचीन भारतीय लौह कर्मियों ने इसे किस तकनीक से बनाया होगा। इस रोचक जानकारी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।